कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लॉ मेकिंग एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम नहीं है। ये अगर कोई सुप्रीम है तो भारत का पार्लियामेंट और भारत का संविधान सुप्रीम है। मैं सुप्रीम कोर्ट को इसलिए समर्थन नहीं करता कि ये लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं है। 142 का मतलब ये नहीं है कि आप रोज लॉ बनाएंगे एंटी शेड्यूल कास्ट, एंटी मुस्लिम, एंटी शेड्यूल ट्राइब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जातिवाद जब तक, रिजर्वेशन तब तक, ये हम कहना चाहते हैं। रिजर्वेशन किसी के बाप की पपोती है। रिजर्वेशन जो है हमारा अधिकार है। रिजर्वेशन जो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्डनेस के नाम पे रिजर्वेशन मिला है, वो ये कोई रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एबोल्यूशन प्रोग्राम नहीं है कि आर्थिक समानता का कार्यक्रम नहीं है कि जाओ 2 किलो राशन ले लो, 2 किलो चने ले लो। आप ये देखिए कि जो आरक्षण का जो 341 की जो लिस्ट है उसके अंदर पार्लियामेंट भी छेड़खानी नहीं कर सकती, तो राज्य सरकारें तो हैं क्या चीज़। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया प्योरली इमोशनल होकर दिया, भावुक होकर दिया, राजनीतिक कारणों से दिया। इसका संविधान से, संवैधानिकता से कोई लेना देना नहीं है और हम इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पुरजोर विरोध करते हैं। कि क्या शेड्यूल कास्ट ने इसकी डिमांड की थी? नहीं, शेड्यूल कास्ट ने कभी डिमांड नहीं की। क्या शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव और एडवोकेट्स वहां अपनी बात रखने के लिए थे? नहीं, वहां पर नहीं थे। क्या उनके पास कोई डाटा था? नहीं, डाटा भी नहीं था। क्या सरकार ने इस बात का समर्थन किया? नहीं, सरकार ने भी समर्थन नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही थी कि रिजर्वेशन जो कि संविधान से भी पुराना एक दस्तावेज है, जिसके अंदर पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट के अंदर में रिजर्वेशन के प्रावधान आया, उसके अंदर क्लियरली मैंडेट ये आया कि जब व्हेन पार्टी बोथ द पार्टीज विल सिट देन दे विल डिटरमाइन द रिजर्वेशन प्रोस्पेक्टिव्स। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जज बैठ के पार्लियामेंट को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जो है लॉ मेकिंग एजेंसी नहीं है, हम इस बात की भर्त्सना करते हैं। पुरजोर हम इस बात का विरोध भी करेंगे। क्या आप कहते हो कि बुनकर जातियां, वाल्मीकि जातियां, बहुत सारी जातियां हैं, अरे इनको अपलिफ्टमेंट करने की जो ड्यूटी संविधान ने दी है, क्या वो शेड्यूल कास्ट की जाटो चमार या शेड्यूल कास्ट के महाजाति या अनुसूचित जनजाति में मीना ट्राइब को दी गई है क्या? सरकार खुद बैकलॉग नहीं फुलफिल कर रही है और आपस में लड़वाने का काम कर रही है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बिल्कुल खुल के कह देता हूं कि अगर किसी भी अनुसूचित जाति को ये लगता है कि हम जाटव कम्युनिटी, मीना कम्युनिटी, महार कम्युनिटी से लड़ाई लड़ लेंगे और हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे, तो वो उनकी गलतफहमी है। उस गलतफहमी को दूर करिए, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो शेड्यूल कास्ट ना होके वो कम्युनिटी है जिसने रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है। जिस जाटव कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, कितने CGI जाटव कम्युनिटी के बने? कितने CGI जो है महार कम्युनिटी के आज तक बन चुके हैं? कितने लोगों को हाईकोर्ट जज अपॉइंट हो चुके हैं? कितने लोग जो है चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं? कितने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं? आप मुझे डाटा दीजिए ना। आप हवा में बात करते हैं। आप ये कहते हैं कि हमने हक मारा, हमने हकमारी की है। अरे हकमारी हमने नहीं की, हकमारी की है जो 5000 साल में मंदिरों में बैठ के एक रिजर्वेशन ले रहा है। आप ये कहते हैं कि जिसने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया दोबारा ना ले। तो मैं कहता हूं कि जिसने एक बार कोठी बना ली वो दोबारा कोठी ना बनाए। जिसका बाप एक बार सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया, उसका बेटा कभी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनना चाहिए। जिसका बाप एक बार चीफ सेक्रेटरी बन गया, उसका बेटा चीफ सेक्रेटरी नहीं बनना चाहिए। जिसने एक बार मर्सिडीज ले ली वो दोबारा मर्सिडीज नहीं लेना चाहिए। जिसने फिल्मों में एक बार काम कर लिया वो दूसरी फिल्मों में काम ना करे। जो एक बार ओलंपिक में हार गया उसके खानदान में से किसी को नहीं लेना चाहिए। आप जो सारी की सारी ठेकेदारी जो है अनुसूचित जाति और जनजाति की कुछ जातियों पर फोड़कर ये कह रहे हो कि आपका शोषण कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, जो रिजर्वेशन के प्रावधान आज तक पूरे नहीं हुए वो सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से नहीं हुए, किसी जाटव, चमार, महार, कुमार, धोबी या मीना की वजह से नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है बिल्कुल सही है कि डिसीजन दिया है, जस्टिस नहीं दिया। डिसीजन जो है आर्बिट्रेरी भी हो सकता है, डिसीजन बायस भी हो सकता है, डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो सकता है और डिसीजन जो है अनपार्लियामेंट्री भी हो सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनपार्लियामेंट्री है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए उनके जो जजों की अपनी व्यक्तिगत जो सोच है उसमें वो दर्शाई गई है, जबकि इसका संविधान से और संवैधानिकता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 2004 का जो जजमेंट था, EV चिनैया का जजमेंट जो 5 जजेस ने दिया था, जिसके अंदर ये कहा था कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी डज नॉट परमिसिबल बिकॉज इट is the matter of the president list which has been mentioned in the 341 article of the Constitution of India. So only president can amend, add, alter the scheduled caste list.
लेकिन अब जब ये 2004 का जो ईवी चिन्नैया का जो जजमेंट था जो अब बदला गया है, वो सिर्फ इस आधार पे बदला गया है क्योंकि इमोशनल होकर इस मामले में जो है डिसीजन दिया गया, पॉलिटिकली डिसीजन दिया गया है। अब आप ये देखिए कि ये जो डिसीजन है ये चुनाव से पहले का पेंडिंग है। अगर सुप्रीम कोर्ट पे कोई दबाव नहीं था, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं था, या सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष रूप से फैसला देना चाह रहा था, तो उसने चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया? मैं आपको बताऊं कि अगर चुनाव से पहले डिसीजन होता तो यकीन मानिए केंद्र में जो जातिवादी मानसिकता की जो सरकारें बैठी है ना, वो बदल जाती। अब आप ये देखिए कि डिसीजन आया कि वी आर परमिटिंग स्टेट्स टू मॉडिफाई शेड्यूल कास्ट लिस्ट एंड वी आर रिकमेंडिंग सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट लिस्ट। 1975 में पंजाब में भी वाल्मीकियों के लिए, मजहबी सिखों के लिए और बुनकरों के लिए ये सुविधा दी गई थी कि उनको अलग से आरक्षण दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको भी डिनाई कर दिया था। उसको डिनाई करने के बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया और ईवी चिन्नैया की जजमेंट आई। ईवी चिन्नैया की जजमेंट में ये बात बहुत क्लियर रूप से आ गई थी कि जो राज्य सरकार है वो इस लिस्ट में जो छेड़खानी नहीं कर सकते। अब जो 1975 का डिसीजन जो ईवी चिन्नैया में डिसाइड हुआ, उसको जो है एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो 7 जजों की बेंच ने जो डिसीजन दिया है, उसके अंदर एक जो बाला त्रिवेदी जज साहब है उन्होंने जो डिसेंडेंट अपना जो है मत दिया, बाकी सबने सेम दिया। आपके खिलाफ मैं कंटेम्प्ट भी फाइल करूंगा, आपके खिलाफ क्रिमिनल केस भी फाइल करूंगा अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि उन जातियों का शोषण जो शेड्यूल कास्ट ने किया हुआ है तो आप गलत सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं जाटव कम्युनिटी, महार कम्युनिटी, मीना कम्युनिटी अपनी जातियों का शोषण करते हैं तो गलत सोचते हैं। आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि क्या भारत के अंदर आज तक रिजर्वेशन के सभी प्रावधान लागू हुए? क्या आपको ये बात पता है कि रिजर्वेशन के आज तक 15% जो है रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का नहीं भरा गया, 7.5% जो है शेड्यूल टाइप का नहीं भरा गया। मुस्लिमों की स्थिति आज जॉब में 0 है और ओबीसी कम्युनिटी के आज तक एक भी जो वीसी नहीं बन पाया। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं मुस्लिम, कितने जजेस हैं शेड्यूल कास्ट, कितने जजेस हैं? और आप कहेंगे नहीं शेड्यूल कास्ट बिहार गवई तो है। हाँ बिल्कुल है। आप उनका राजनीतिक बैकग्राउंड देखिए, वो वहाँ पर हैं राजनीतिक बैकग्राउंड के कारण है, वो रिप्रेजेंटेशन के कारण नहीं है। अगर वो रिप्रेजेंटेशन के कारण होते तो वो ये नहीं पूछते कि रिजर्वेशन कब तक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि आज भारत के अंदर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट को कि बिना डाटा कलेक्ट किए हुए, बिना सरकार से पूछे हुए, बिना अनुसूचित जाति के ग्रुप से पूछे हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो है दे दिया। लेकिन जो वाल्मीकि जातियां हैं या फिर ये बुनकर वगैरह हैं, ये कब तक शोषण का शिकार होंगी? मीणा, महार, जाटो, चमार, खटीक ये 4-4 नौकरी ले बैठे कि घर में, ये क्यों नहीं मौका लेने दे रहे दूसरे लोगों को जो नीचे जमीन पर जो जी रही हैं वो जातियां? देखिए, आप संविधान के अंदर एक्सक्लूजन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। आप कहते हैं जाटव, चमार, महार, मीना ये जो लोग हैं वो ज़्यादा रिजर्वेशन ले रहे हैं कि घर में 4-4 नौकरियां करके बैठे हैं। तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या पूरे 100% जाटव, 100% चमार, 100% मीना, 100% महार या जिन जातियों को आप सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्या उन जातियों को आज तक पूर्ण रूप से रिजर्वेशन मिल चुका है? मुझे आप ये बताएं। हम ये कहते हैं कि आप कैटेगराइजेशन कर दो, बिल्कुल कर दो, लेकिन कैटेगराइजेशन कहां से शुरू होगा? जो जनरल कैटेगरी है, पहले आप जनरल कैटेगरी के अंदर कैटेगराइजेशन करोगे कि अगर 100 सीटें हैं तो 10 सीट ब्राह्मण के लिए सुरक्षित, 10 बनियों के लिए सुरक्षित, 10 क्षत्रियों के लिए सुरक्षित, 10 वैश्यों के लिए सुरक्षित, 10 मुस्लिमों के लिए सुरक्षित, फिर मुस्लिमों के अंदर भी शिया के लिए सुरक्षित, फिर सुन्नी के लिए सुरक्षित, फिर उनकी महिलाओं के लिए सुरक्षित, फिर उसके बाद में सिखों के लिए सुरक्षित, उसके बाद पादरियों के लिए सुरक्षित, उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित। तो भाई जब जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप सब कैटेगराइजेशन नहीं कर रहे तो आपको क्या कारण है कि वो 15% और 7.5% ही आपकी आंखों में खटक रहा है? और आप ये फैला रहे हैं कि कुछ जातियां ही जो है सबसे ज्यादा। अरे मुस्लिम जो है 600 रियासत का राजा था भारत की आज़ादी के समय, आज 6 का भी नहीं है। कितने मुस्लिम एंटरप्रेन्योर भारत के अंदर पैदा हुए हैं? सबको आप जो है, जब भारत के प्रधानमंत्री ये बात बोल देते हैं कि हम इनको इनके कपड़े से पहचानते हैं, तो वही बात अनुसूचित जाति के लिए आप लागू कर रहे हो। आप ये बताओ कि एक जाटव अगर हरियाणा के अंदर उसका भाई रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर उसका 2 भाई रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आएगी तो सबसे पहले वो जाटव का रिजर्वेशन खत्म करेगी, क्योंकि उसके लिए उधम सिंह नगर, महामाया नगर, प्रमोशन रिजर्वेशन का उनका चेहरा सबको पता है।
तो वही एक भाई को तो रिजर्वेशन मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है उनके अंदर जो है एम्बिग्यूटी लाना चाहते हो, इसके अंदर डिलेमा लाना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि संविधान जो है निष्क्रिय हो गया है। अब मुझे ये बताओ कि आप जो है, सुन लो, मैं खुल के कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जज जो है भारत की संसद के 800 सांसदों से बड़े नहीं है। जब भी कभी रिजर्वेशन का मामला जब निर्धारित होगा तो उसे पार्लियामेंट निर्धारित करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। हमारे आज 131 सांसद हैं, वो चाहे चुप हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हमारा पूरे भारत के जो शेड्यूल कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वाल्मीकि कब तक शिविर में मरेगा, कब तक झाड़ू पकड़ेगा? वो क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए आरक्षण में उनका? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब ईडब्ल्यू उनको आने कहाँ दे रहे हो सर? नहीं, मैं प्रतियोगिता होती है। मुझे एक बात बताओ कि आप 15% पे आंख गड़ा के ये क्यों बैठे हैं? गिद्ध की तरह आप 15 और 7.5 पर क्यों गड़ाए बैठे हैं? कब्जाए बैठे हैं पूरी नौकरियों को। नहीं तो मुझे बताओ ना कि जनरल ने नहीं कब्जाई हुई क्या नौकरियां? क्या जनरल के आरक्षण के अंदर सीमा नहीं बढ़ा सकते? क्या आप ये बताओ संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो अनुसूचित जाति की जो सब कैटेगरी है, मैं वाल्मीकि समाज की भी बात कर रहा हूँ, मैं बुनकर समाज की भी बात कर रहा हूँ, मैं चमार जुलाहा समाज की भी बात कर रहा हूँ, मैं मल्ला जाति की भी बात कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी जातियों की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारी जातियाँ हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको सब कैटेगराइजेशन और सब क्लासिफिकेशन कर देंगे। पहली बात, क्या आज सुप्रीम कोर्ट के 6 जज जब पार्लियामेंट के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट हुई थी और जब वहाँ हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा था, क्या उससे बड़े 6 या 7 जज हो जाएंगे? देखिए, राजनीतिक रूप से बसपा को कोई नुकसान उत्तर प्रदेश में नहीं है। इस भारत के अंदर बहुजन समाज पार्टी आज भी खुलकर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की आलोचना कर रही है। वहीं आप ये देखिए कि एडीजी ब्रजलाल तो कह रहे हैं कि अच्छा डिसीजन आया, जिनको एडीजी बनाया था बहन जी ने अपनी सरकार में। मुझे एक बात बताओ, इस प्रकार तो जो हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है वो कह रहे हैं कि डिसीजन जो है वो गलत है, परंतु उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कह रहे हैं कि सही है। उसी के अलावा आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि डिसीजन सही है, उसके अलावा जो तेजस्वी यादव कहते हैं गलत है, उसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो तो कहते हैं तेलंगाना में हम सबसे पहले लागू करेंगे, कांग्रेस सरकार वो तो कहते हैं हम सबसे पहले लागू करेंगे। तो आप ये देखिए कि इस मामले पर शेड्यूल कास्ट को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ था, वो है और हमेशा रहेगा। और ये बात आप समझिए कि हमारा जो विरोधी है वो कोई वाल्मीकि, कोई चमार जुलाहा या कोई निचली जातियाँ नहीं है। हम चाहते हैं वो सारे हमारे भाई कंधे से कंधा मिलाकर संविधान का जो है अनुपालन करें। और मान लो, मैं आपसे कहता हूं कि आज इंडिया गठबंधन ये डिक्लेयर कर दे कि हम जो भारत का प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज को बनाएंगे, हम सबसे पहले समर्थन करेंगे। क्या ये समर्थन जो है क्या समाजवादी पार्टी कर सकती है? परंतु आप लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इनकी जो सारी हिस्सेदारी का जो हक परस्ती है वो सारी की सारी जो है जाटो कम्युनिटी ने किया, वो गलत है। बीजेपी ने बंगारू लक्ष्मण को अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो जेल चले गए थे रिश्वत वाले मामले में। देखिए राजनीतिक रूप से अगर आप बात करेंगे, बंगारू लक्ष्मण जेल गए, दिल्ली के सबसे बड़े नेता प्रेम सिंह को साइड में कर दिया गया, बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को धक्के मार के मंदिर से बाहर भगा दिया गया। उसके अलावा के सुरेश के साथ जो अब 2024 के चुनाव में किया, ये आप जानते हैं। आप ये मानिए कि इंडिया गठबंधन को सब चीज मंजूर थी, परंतु उसे यह मंजूर नहीं था कि कोई शेड्यूल कास्ट की महिला को हम प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दे।